नमस्कार भैया बहनों। पुस्तक अंतरा के पाठ ज्योतिबा फुले में अब तक हमने पढ़ा कि ज्योतिबा फुले जी ने स्त्रियों की समानता के लिए विवाह पद्धति के में आमूलचूल परिवर्तन किया और उन्होंने विवाह के मंगलाष्टक, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वो चाहते थे कि पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। आज हम पढ़ेंगे उसका शेष भाग कि उनके स्थान पर वह ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर और वधू आसानी से समझ सकें। तो उनका मानना था कि विवाह के समय जो मंत्र बोले जाते थे वो समझ में नहीं आते थे, इसलिए वे ऐसे मंत्रों के पक्षधर थे जो वर और वधू को आसानी से समझ में आ सकें। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है, तो ज्योतिबा जी ने जो मंगलाष्टक की रचना की थी उन मंत्रों का भावार्थ यहाँ बताया जा रहा है कि वधू यानी लड़की लड़के से क्या कहती है उन मंत्रों में कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उससे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यानी स्त्री उसमें कहती है वर से कि हमें अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है, तो आज आप ये शपथ लो कि आप स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसको उसकी स्वतंत्रता अनुभव करने का मौका दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किया। तो ज्योतिबा जी से जो जो प्रयत्न बन सके स्त्रियों की समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उन्होंने वो सब काम किए। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। इतना उच्च व्यक्तित्व था इनका कि जब इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि मुझे आप महात्मा ना कहें, क्योंकि मेरा फिर संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्यों, जैसे कोई उच्च पद पर आ जाता है तो फिर वह उस तरह से आंदोलन नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं कि आप मुझे अपने बीच में ही रहने दें, उससे अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्री सावित्री बाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। ग्राह्य शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। तो वो जो कहते थे ज्योतिबा जी, वह करके भी दिखाते थे। ऐसा नहीं कि कथनी करनी में अंतर हो। तो उन्होंने जब स्त्री शिक्षा की बात की तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया। उनके बचपन की ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री सिखल गांव के हाट में गई। वहाँ कुछ खरीदार खाते खाते उसने देखा कि उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक
सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छिपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेजकर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। तो ये उनके बचपन की घटना है सावित्री जी की, कि उनको एक बार किताब एक दी तो उनके पिता ने उसे ये कहकर फेंक दिया कि ईसाइयों से ली गई पुस्तक है और ये तेरे को भी बिगाड़ देगी और हमारे कुल को भ्रष्ट करेगी। लेकिन उन्होंने वह किताब संभाल के रखी और शादी के बाद अपने ससुराल ले आई। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की ये पहली पाठशाला थी। तो 14 जनवरी 1848 को पुणे में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला स्थापित हुई। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार और मांग जाति के लोगों को एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौज सभी जाति के लिए खोल देना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धा समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपत्ति साथ रहने के लिए बरसों बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमदा हो जाते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य का मिसाल बनकर चमकता है। तो इन दोनों ने मिलकर के स्त्रियों की उन्नति के लिए बहुत काम किया, जिसके लिए उन्हें बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ी, बहुत विरोध झेलना पड़ा, किंतु अपने कर्म पर डटे रहे और जो काम किया डंके की चोट पर किया। तो आज जहाँ समाज में पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बाद उसको नष्ट भ्रष्ट करने में तुल जाते हैं, वहाँ पर देखें तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी ने एक दूसरे के साथ आदर्श दाम्पत्य का जीवन निभाया। तो भैया बहनों, आज कहानी में इतना ही, बाकी का शेष भाग अगली क्लास में। नमस्कार।